सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वर्किंग क्लास मूवमेंट। किस तरीके से ब्रिटेन में जो काम करने वाले जो लोग होते थे उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट जो है करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था कि जो वर्कर्स जो होते थे वो फैक्ट्रीज में जब काम करते थे तो वो काम करने का जो सिचुएशन जो होता था, वो जो कंडीशन जो होती थी बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होती थी। मतलब वहाँ पर जो है काम करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। अब इन प्रॉब्लम्स के कारण लोगों ने जो है क्या होने लगा, गुस्सा होने लगे। ठीक है, किसी को भी है अगर आप 12-12 घंटे काम करवाओगे, उसको आधा घंटा रेस्ट करने का टाइम नहीं दोगे, संडे को छुट्टी नहीं दोगे, सैलरी कम दोगे, तो वो वर्कर गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा। यही गुस्सा फिर आगे चलकर जो है एक नया मूवमेंट जो है लेकर जो है आता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूज्ड to give vent to their anger at the terrible working condition in the spontaneous protests that were often the violent। जो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, और इस वर्किंग कंडीशन के खराब होने का जो गुस्सा है वो वहाँ के वर्कर लोगों ने निकाला बहुत ही वायलेंट तरीके से। वायलेंट का मतलब होता है मारपीट करना, तोड़ फाड़ करना, ये सब तरीकों से अपना गुस्सा जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वर्कर्स जो है निकालने लगे। But when they saw no improvement in their working condition, they began to adopt more organized way of protest। लेकिन जब उनको ये फील हुआ कि उनके इन स्टेप से, मशीन को तोड़ने से, दरवाजा तोड़ने से, तोड़ फोड़ करने से, स्ट्राइक करने से जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वर्किंग कंडीशन वैसी की वैसी ही है, तो अब इन्होंने सोचना चालू किया कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें जिससे के कारण से हमारी जो डिमांड्स हैं वो जो है फैक्ट्री के ऑनर तक पहुंचे। ऑब्वियस सी बात है, आप तोड़ फोड़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने, जैसे मान लो आप कहीं पर काम कर रहे हो किसी फैक्ट्री में, आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, काम करने का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो अगर आप तोड़ फोड़ करोगे तो फैक्ट्री का मालिक मान जाएगा और आपको अच्छा कंडीशन दे देगा, ऐसे तो जरूरी नहीं है। उसके कारण से फैक्ट्री मालिक का गुस्सा और बढ़ेगा, और वही चीज ब्रिटेन के वर्कर्स के साथ भी हुआ। उनको लगा कि जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मशीनों में तोड़ फोड़ करेंगे जिसके कारण से उस फैक्ट्री मालिक को नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो वो क्या करेगा, हमारे लिए वर्किंग कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन उनका सोचना गलत था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब क्या प्लान चेंज किया, देखो। The workers of different industries formed their organized group to collectively bargain with the factory owners। अब इन्होंने क्या बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स जो होते थे वो वर्कर्स आपस में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, टीचर्स एसोसिएशन होता है, बिजनेसमैन का एसोसिएशन होता है, बस मालिकों का होता है, ट्रक मालिकों का होता है, उसी तरीके से बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इसीलिए जो है वहां पर जो है ट्रेड यूनियन जो है बना, किसका, लेबर्स का। ठीक है, और वो सब ये डिसाइड किए कि जब हम लोग एक दो लोग बोलेंगे तो फैक्ट्री के मालिक के कान में जू नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके सब एक साथ मिलकर बोलेंगे तो संगठन में शक्ति होती है। आपने सुना भी होगा कि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है। तो वही वाला सिचुएशन यहां भी था कि जब बहुत सारे लोग होंगे और वो सब जाकर एक साथ डिमांड उठाएंगे सरकार, फैक्ट्री के मालिक के सामने कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी करो, हमारे टाइम ड्यूरेशन को कम करो, हमको 16 घंटे काम करवाए जाते हैं, उसको 8 घंटे या 10 घंटे करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो सब लोग एक साथ जाकर बोलेंगे तो फैक्ट्री मालिक को जो फर्क पड़ेगा। These organization developed into the labor unions और एसोसिएशन, और यही चीज जो है आगे चलकर क्या बना, लेबर यूनियन बना। The work also set up mutual aid societies to help sick and unemployment workers। इन्होंने अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन बनाए ही, साथ ही साथ कई लोग क्या होते थे, फैक्ट्री में एक्सीडेंट के कारण क्या होते थे, उनका हाथ टूट जाता था, पैर टूट जाता था, कई लोग जो है काम नहीं कर पाते थे। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए भी इन्होंने सोसाइटी में जो है क्या किया, वर्किंग ग्रुप जो है, जो उस समय जिनको जॉब नहीं मिलता था, जो बीमार होते थे, उनका हेल्प करने के लिए भी इन्होंने जो है एसोसिएशन जो है बनाया। तो इनका एसोसिएशन बनाने का दो पर्पस था। पहला पर्पस क्या था, फैक्ट्री के मालिक से अपने डिमांड को फुलफिल करवाना। दूसरा, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास जॉब नहीं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो बीमार हैं, उनकी हेल्प करना। इन दो पर्पस के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट किया।
दे कंट्रीब्यूटेड स्मॉल डोनेशन टू रन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और लोगों की हेल्प करने के लिए उन्होंने जो है क्या किया, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाया, और इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में वो क्या करते थे, सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते थे और उस थोड़े पैसे से जो है बाकी लोगों की जो है हेल्प करते थे। द वर्कर्स वेर मोस्टली इंस्पायर्ड बाय द रिपब्लिकन आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द जैकोबिन्स। आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में जो है क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जितने भी ब्रिटेन के फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे वो क्या करते थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है क्या थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो उस समय फ्रांस में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनके राइट्स की बात करता था कि एक देश ऐसा होना चाहिए जहां पर सब लोगों के लिए जो है क्या हो, इकोनॉमिक फैसिलिटी हो, सबके लिए जो है क्या हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, जिनके पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट उसको जॉब दे या उसके रहने के लिए उसको पैसा दे। मतलब बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये मतलब था कि आम आदमी का कैसे भला किया जाए, आम आदमी के लिए कैसे अच्छे अच्छे स्कीम लाए जाएं, इस बात पर जो है टिका हुआ था, अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो। और इसी आइडिया से इंस्पायर हुए थे ब्रिटेन के सारे गरीब वर्कर्स। इन गरीब वर्कर्स को लगता था कि हाँ, हमारे पास भी राइट होना चाहिए, सिर्फ जिनके पास पैसा है वही सब कुछ ना कर सके, हमें भी कुछ राइट्स मिलना चाहिए, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। इस तरीके से वो भी इंस्पायर्ड हो गए थे। दे वेर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इसके अलावा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तो इंस्पायर्ड थे ही, साथ ही साथ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब यह होता है कि सबके लिए इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो, अच्छी हो, सबके लिए पॉलिटिकल कंडीशन कैसा हो, सबके लिए पॉलिटिकल जो है क्या हो, इक्वालिटी हो। बेसिकली समाज में, ये सोसाइटी में कोई भी पीछे ना रहे, सबको साथ में लेकर चलना ही क्या कहलाता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कहलाता है। तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, अपने राइट्स की मांग जो कर रहे थे फ्रांस के लोग, सेम वही राइट्स की बात इन लोग भी करने लगे। इन लोग भी जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो है इक्वालिटी की जो है बात जो है करने लगे। दे बिगेन टू डिमांड डेमोक्रेटिक राइट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली इक्वालिटी फॉर ऑल। और ये सब क्या डिमांड करने लगे कि पहले जब इलेक्शन होते थे ना ब्रिटेन में या फ्रांस में, तो इलेक्शन में वोटिंग करने का जो राइट्स जो होता था ना, वो बहुत ही कम लोगों के पास होता था। जो भी पावर होता था वो बहुत सारे कम लोगों के पास होता था। बहुत सारे लोगों को जो है फ्रीडम भी नहीं थी कि बहुत सारे लोग जो है अपने मन मर्जी से जॉब कर सके, काम कर सके, तो बहुत सारे उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो यह फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हो गए और इन्होंने बोला कि जिस तरीके से फ्रांस में सभी लोगों को राइट्स मिल रहा है अपने मर्जी से जॉब करने का, अपने मर्जी से खाना खाने का, जहां रहने का मन करे वो वहां रह सके, इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स भी जो है हमें भी दिया जाए। इसकी डिमांड कौन कर रहा है? इसकी डिमांड ब्रिटेन के फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी हो रहा था। एक तो सैलरी कम दे रहे थे, हार्श कंडीशन था, छुट्टी भी नहीं थी, कोई आदमी मेडिकली अगर अनफिट हो गया तो उसको जॉब से बाहर निकाल देते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए जो इन्होंने क्या सॉल्यूशन किया, इन्होंने बोला कि फ्रेंच में जो लोगों को राइट्स मिले हुए वही राइट्स हमको मिलने चाहिए, इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये इनका डिमांड था। A movement called Ludism developed between 1811 to 1817, named after an imaginary or real general Ned Lud. It was essentially a protest against the mechanization which was robbing people of their livelihood. अब देखो इस तरीके से जब ब्रिटेन के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा, तो वहां पर 1811 से लेकर 1817 के बीच में आप बोल सकते हो एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं लुडिज्म बोलते हैं। ये जो लुडिज्म मूवमेंट है ये एक आदमी के नाम पर रखा गया है। वो आदमी कौन था? नेड लुड। ठीक है, इसका नाम क्या है? नेड लुड ने एक फिलोसॉफी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लुडिज्म। और इस लुडिज्म में क्या बात किया जाता था, लोगों के लाइवलीहुड के लिए किस तरीके से उनकी भलाई के काम किए जा सकते हैं, इस तरीके के बातें इस लुडिज्म में जो है कही जाती थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांधीज्म फिलोसॉफी, जिसमें हम लोग गांधी के जो थॉट्स थे, गांधी के जो फिलोसॉफी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से लुडिज्म जो था, लुडिज्म मूवमेंट या लुडिज्म फिलोसॉफी लुड ने दिया था। और इनमें वो क्या करते थे, सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करते थे, सबके लाइवलीहुड के लिए जो है बेसिक फैसिलिटी की बात करते थे। टुडे लुडी लाइट इज अ जेनरिक टर्म्स ऑफ द पीपल हु अपोज टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स।
उस समय जो लुडिज्म टेक्नोलॉजी जो थी वो क्या करती थी, लोगों के लाइवलीहुड की तो बात करती ही थी कि सबको रहने के अधिकार होने चाहिए, सबको प्रॉपर खाना वगैरह पानी वगैरह मिलना चाहिए, ये सब की बातें तो होती थी। इसके अलावा लुडिज्म के अंदर में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, मशीनों का अपोज करते थे, टेक्नोलॉजी को जो है क्या करते थे, एक्सेप्ट नहीं करने की बात करते थे। But the Luddite had much broader agenda that include a minimum wage, regulation of women and the child labor, job for workers displaced by the newly invented machine, and the right to form the trade unions and association to fight their demands. इसके अलावा ये जो लुडिज्म फिलोसॉफी को फॉलो करने वाले जो लोग होते थे, ये और भी क्या क्या बातें करते थे कि जो भी लोग काम करते हैं उनकी एक मिनिमम सैलरी डिसाइड होनी चाहिए कि इतनी सैलरी आपको कम से कम मिलेगी ही। इसके अलावा जो वुमेन होते थे, जो बच्चे होते थे, उनसे जो काम करवाने का जो तरीका था या काम करवाने का जो टाइम था, उस काम करवाने के टाइम को थोड़ा सा क्या किया जाए, कम किया जाए। इसके अलावा जब किसी फैक्ट्री में कोई नई मशीन इस्टेब्लिश होती है तो उसके कारण से जितने भी लोगों को बाहर कर दिया जाता है, वर्कर्स लोगों को, वो सारे वर्कर्स की जो है ये राइट्स की जो है बात करते थे लुडिज्म के अंदर में, और उनकी डिमांड्स के लिए ये क्या करते थे, प्रोटेस्ट वगैरह जो है करते थे। तो लुडिज्म फैसिलिटी जो होती थी या लुडिज्म फिलोसॉफी जो होती थी वो बेसिकली वर्कर्स के अच्छाई के लिए जो है क्या करती थी, काम करती थी, ये ऐसा कंसेप्ट था। The parliament responded by the trying to suppress the workers. It passed a new law and prohibited people from the protesting against the state policies. अब देखो, जब सरकार को लगा ब्रिटेन की कि ये जो लुडिज्म जो फिलोसॉफी है इसके कारण से जो वर्कर्स जो हो रहे हैं वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और अपनी डिमांड की जो है, अपने राइट्स की जो डिमांड काफी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, तो इसके कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया, इस तरीके के प्रोटेस्ट को जो है रोकने के लिए, ताकि कोई भी वर्कर्स जो हो सके सैलरी के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए ज्यादा आवाज ना उठा सके, इसके लिए उन्होंने एक नया लॉ पास करवा दिया। और वो नया लॉ क्या था कि कोई भी वर्कर या कोई भी ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फैक्ट्री मालिक के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट या स्ट्राइक नहीं कर सकता। इसको सप्रेस करने की बात की गई। किसको सप्रेस करने की बात की गई? लुडिज्म फिलोसॉफी को, क्योंकि लुडिज्म फिलोसॉफी वर्कर्स के अच्छाई की बात करता था और ये अच्छी बातें जो होती थी ये फैक्ट्री के मालिकों को पसंद नहीं आती थी। तो फैक्ट्री मालिकों ने सरकार को बोला कि देखो भाई, हम और आप तो भाई भाई हैं, हम आपको पैसा देते हैं, उसके बदले में आप हमारे लिए कुछ काम कर दो, हमारे लिए एक काम करो, कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा लॉ बना दो जिसके कारण से जो वर्कर्स ये जो हैं हमारे काम को ना रोक सकें, और इसीलिए इसको प्रोटेस्ट करने के लिए लॉ बनाया गया। But the flow of democratic ideas could not be stemmed and oppressive law and the withdraw in the 1825। अब ये जो लॉ जो लाया गया था ना, जिस लॉ के अंतर्गत जो है लुडिज्म को जो है सप्रेस करने की बात की जा रही थी, ये लॉ सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ कर डिमांड करने लगे कि हाँ सही बोला जा रहा है, वर्कर लोग सही बोल रहे हैं, वर्कर्स के भी राइट होने चाहिए, उनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए करके, और आखिरकार सरकार को अपने इस लॉ को क्या करना पड़ा, वापिस लेना ही पड़ा। 1824-25 में इन्होंने जो लॉ पहले लाया था, पहले के लॉ को 1824-25 में इन्होंने वापस ले लिया। From 1832, right to vote for parliament was gradually thrown open to other social classes। उसके बाद 1832 के बाद जो है ब्रिटेन में, इससे पहले ब्रिटेन के लोगों के सारे लोगों को वोटिंग करने का राइट्स नहीं था, लेकिन 1832 के बाद से जब लुडिज्म फिलोसॉफी लोगों के बीच में फैला, लोग जो है एजुकेट हुए, उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगी। अब 1832 के बाद वोटिंग करने का जो राइट्स था वो अब काफी लोगों को जो है मिलना स्टार्ट हो गया। After 1819, law were formulated to regulate child labor and limit working hours। इसके अलावा अब ये जो लुडिज्म फिलोसॉफी के कारण देखो कितना सारा चेंजेस आ रहा है गवर्नमेंट के अंदर में। पहले तो वोटिंग करने का राइट्स पहले सब लोगों को नहीं था, अब वोटिंग करने का राइट का जो रेंज है वो बढ़ाया गया, अब काफी सारे लोग वोटिंग कर सकते थे। दूसरा, जो बच्चे जो होते थे और जो वुमेन जो होती थी, उनके काम करने का जो पीरियड है उसको क्या किया गया, कम किया गया। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करवाया जाता था बच्चों से, अब उस काम करने के पीरियड को क्या किया गया, कम किया गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, वर्कर्स की क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको हमने पढ़ा, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकला, वो सब चीजें जो है हमने ब्रिटेन के बारे में जो है पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसी तरीके से यूरोप में एक और कंट्री है जर्मनी, जर्मनी में भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हुआ था।
ठीक है, वो बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर, तब तक वीडियो को अच्छे से शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो भी आपके सजेशन होंगे उसको आप कमेंट करके बता सकते हो।